जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हाल ही में पुलवामा हमले के बाद दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं। तो अब इसको सीबीआई की तरफ से समन्स भेजा गया है। आखिर क्या मामला है जिससे सत्यपाल मलिक को सीबीआई का बुलावा आया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे दी गई रिपोर्ट के संबंध में सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। वहीं न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि उन्हें सीबीआई ने बीमा घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने को लेकर नोटिस जारी किया है। हाल ही में मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस और बीजेपी के नेता राम माधव स्कीम पास कराने के लिए उनके पास आए थे। इस पर माधव ने कहा था कि यह बात निराधार है। उन्होंने मलिक के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उन्होंने कहा कि आप प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कंजक्टिवाइटिस को कोविड के नए वेरिएंट आर्कटूरस के एक प्रमुख लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। 12 साल में कम उम्र के बच्चों के लाल आंखें, खुजली और सूजन देखी जा रही है। तो इसे ओमिक्रॉन से 1.2 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आर्कटूरस से पहली मौत दर्ज की गई है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। थाईलैंड में एक बुजुर्ग मरीज ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी में सामने आया कि अभी तक 27 मामले सामने आ चुके हैं और जान गंवाने वाला विदेशी बुजुर्ग अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था। कोरोना का यह नया स्वरूप भारत, ब्रिटेन समेत अब तक 22 देशों में फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटूरस देश में 7% कोरोना वायरस मामलों का कारण बन रहा है। मतलब ये ओमिक्रॉन के बाद दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया में आर्कटूरस सब वेरिएंट के 5 नए मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार नया वेरिएंट कथित तौर पर ओमिक्रॉन की तुलना में 1.2 गुना अधिक संक्रामक है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण होने वाली बीमारी हल्के रूप में आगे बढ़ती है। अमेरिका भी आर्कटूरस के खतरे का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सरकारी बैंकों के बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान कंपनी संचालन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जल्दी ही सभी सरकारी बैंकों के बोर्ड मेंबर्स के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के निर्देशक मंडल के सारे सदस्य शामिल होंगे, चाहे वो पूर्णकालीन हो या स्वतंत्र। इस बैठक को सरकारी बैंकों के कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्देशक मंडल के साथ आरबीआई गवर्नर की यह बैठक 22 मई को होगी। सूत्रों के अनुसार शक्तिकांत दास इस बैठक में बैंकों के संचालन एवं नैतिकता संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस एक दिन की बैठक का आयोजन रिजर्व बैंक का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर बैंकों के कंपनी संचालन में कई बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत सरकारी बैंकों के निर्देशक मंडल को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। सुधारों में निर्देशकों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पेशेवर इकाई का गठन भी शामिल है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालीन निर्देशकों की नियुक्ति के लिए 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था, जिसे बाद में बदलकर पिछले साल फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूदा वैश्विक बैंकिंग संकट के मद्देनजर सभी सरकारी बैंकों के साथ एक अहम बैठक कर चुकी है। बैठक में उन्होंने सभी सरकारी बैंकों की मौजूदा वित्तीय सेहत का जायजा लिया था और बैंकिंग संकट से बचने के लिए जरूरी हिदायतें दी थी। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अच्छे से जोखिमों का आंकलन करें। उसके साथ साथ बैंकों को अन्य अहम वित्तीय मानकों भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मॉनिटरी पॉलिसी का असर दिखाई दे रहा है और खुदरा महंगाई दर में भारी कमी आई है। हालांकि बुलेटिन में कहा गया कि जब तक महंगाई का दर 4% से केवल पर नहीं आ जाती है, तब तक आरबीआई की ओर सख्ती जारी रहेगी। सरकार ने आरबीआई के लिए 2 से 6% महंगाई दर का टॉलरेंस बैंड तय किया है, जिसमें 2% की कमी या ज्यादा के साथ 4% पर स्थिर रखने का लक्ष्य है। मार्च महीने के लिए जो महंगाई का आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें खुदरा महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ चुका है। 6 अप्रैल को आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया और रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। बुलेटिन के मुताबिक भारत में डिमांड की स्थिति मजबूत बनी हुई है। मांग को होटल जैसे सर्विस सेक्टर से समर्थन मिल रहा है। इसमें आगे कहा गया कि रबी फसल अच्छी होने की उम्मीद, बुनियादी ढांचे पर जोर और चुनिंदा क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। आरबीआई बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक वाले लेख में कहा गया है, मॉनिटरी पॉलिसी का असर बेहद अच्छा रहा है। महंगाई में भारी कमी आई है, लेकिन महंगाई दर को 4% के लक्ष्य पर या उसके करीब लाने तक सख्ती जारी रहेगी। बुलेटिन में लिखे लेख में कहा गया कि मॉनिटरी पॉलिसी के तहत उठाए गए कदमों के चलते खुदरा महंगाई दर इस साल मार्च में कम होकर 5.66% पर आ गई, जो अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंची थी। इसमें आगे और कमी आने तथा 2023-24 की जनवरी से मार्च तिमाही में 5.2% पर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जिसमें महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद कई राज्यों ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है, तो जिसमें राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के बाद एक एक करके राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा पेश कर रहे हैं। अब एक और राज्य सरकार ने ये बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों को ईद से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वहीं पेंशनरों को भी महंगाई राहत इजाफे का लाभ दिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें हरियाणा सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इससे इजाफे के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर बढ़कर 42% हो चुका है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे पहले कर्मचारियों को 38% महंगाई राहत दिया जाता था। हरियाणा सरकार से पहले कई और राज्यों ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। राजस्थान सरकार ने भी डीए में 4% डीए बढ़ाया था। इसके बाद असम सरकार और झारखंड सरकार ने महंगाई से राहत के लिए कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगातार दूसरे हफ्ते उछाल देखने को मिला है। 14 अप्रैल 2023 को खत्म हुए सप्ताह के बाद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 586.4 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 1.65 बिलियन डॉलर की तेजी आई है। इससे पहले 7 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.3 अरब डॉलर का उछाल देखने को मिला था। विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 9 महीने के सबसे उच्चतम स्तर 586.4 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक विदेशी करेंसी एसेट में 1.58 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़कर 516.63 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। भारत के सोने के रिजर्व 5.21 मिलियन डॉलर के गिरावट आई है और ये घटकर 46.17 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। साल 2022 की शुरुआत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 633 बिलियन डॉलर हुआ करता था, तो अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की एक्सचेंज रेट में तेजी से गिरावट को रोकने के लिए देशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से
बाद में इसमें गिरावट देखी जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले महीने जो कमी आई है वो इसलिए भी क्योंकि आयात महंगा हुआ है। तो आरबीआई और फेड रिजर्व के सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के चलते रुपया कमजोर हुआ है। आरबीआई समय समय पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के जरिए मार्केट में दखल देता है, जिसमें आरबीआई डॉलर भी बेचता है, जिससे घरेलू करेंसी को और कमजोर होने से बचाया जा सके। हाल ही में मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी आती है तो इससे मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो वैश्विक आर्थिक संकट और महंगाई के इस दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की जबरदस्त खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, तो अमीर अरबपति भी सोने की खरीदारी में पीछे नहीं हैं। देश के अमीरों और अरबपतियों को सोने में निवेश इन दिनों खूब रास आ रहा है। ये अमीर इन दिनों अपनी संपत्ति के बड़े हिस्से को सोने की खरीदारी में लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जहां अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले भारतीयों ने अपनी संपत्ति का केवल 4% सोने में निवेश किया था, उसे 2022 में बढ़ाकर 6% कर दिया। हाल ही में सर्वे किया गया जिसके मुताबिक भारत के अमीर इन दिनों अपने वेल्थ या संपत्ति का 6% सोने में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले भी अपनी संपत्ति का 6% सोने खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अमीर सोने की खरीदारी पर खर्च करते हैं। सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के अल्ट्रा रिच लोग अपनी संपत्ति का 8% सोने में निवेश कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सोने का दामों में तेजी से चलते अमीरों ने अपने निवेश का बड़ा हिस्सा सोने में निवेश पर लगाया है। 5 सालों में सोने के दामों में 100% के करीब उछाल आया है। अप्रैल 2018 में सोना 31,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जो अब 60,600 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। यानी इस अवधि में 52% दाम बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी, कम ब्याज दरें और आसानी से नकदी उपलब्ध करने के ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के रणनीति के चलते सोने के दामों में ये तेजी आई है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इटली और आयरलैंड जैसे देशों के अमीरों ने 2022 में 1% अपनी संपत्ति का सोने में निवेश किया था, जबकि यूके और ऑस्ट्रेलिया के 2% ने अपने संपत्ति को गोल्ड में अलोकेट किया है। आरबीआई के पास सोने का रिजर्व बढ़कर 790.2 टन हो चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हवाले से जानकारी सामने आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक आरबीआई के इस खरीदारी के बाद दुनिया का 8% सोने का रिजर्व अब भारत के पास है। 2022 की पहली तिमाही में भारत के पास कुल 760.42 टन सोना था, जो 2022 की चौथी तिमाही के खत्म होने पर 787.40 टन पर आ पहुंचा है। यानी बीते एक साल में आरबीआई ने 30 टन के करीब सोना खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों देश अब डॉलर की जगह स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। टका और रुपए में जल्द ही व्यापार शुरू हो जाएगा। हालांकि सिर्फ 2 अरब डॉलर के बराबर की मुद्रा को ही व्यापार में इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया में आज हर तरह का ट्रेड डॉलर के जरिए होता है, लेकिन कई देश जो डॉलर से छुटकारा चाहते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके जरिए अब बांग्लादेश भारत से अपना व्यापार रुपए में करेगा। बांग्लादेश 19वां देश बन गया है जो भारत के साथ डॉलर की जगह भारतीय मुद्रा में व्यापार करेगा। दोनों देश डॉलर को छोड़ने और अपने लेन देन को आसान बनाने के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल की बातचीत महीनों से कर रहे थे। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करने के लिए बांग्लादेश के 2 बैंक, सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, 2 भारतीय बैंकों एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में अपने वोटरों खाते खोलेंगे। दोनों भारतीय बैंक भी बांग्लादेश के इन बैंकों में अपने खाते खोलेंगे। बिना किसी तीसरी मुद्रा के दोनों देश का टका और रुपया में अपना व्यापार करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और एसबीआई का एक प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश की राजधानी पहुंचा था। यहां रुपया और टका में व्यापार करने पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में भारत से बांग्लादेश का आयात करीब 13.69 अरब डॉलर था, जिसमें से 2 अरब डॉलर का कारोबार भारतीय रुपए में होगा और बाकी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। इस मुश्किल परिस्थिति में रूस ने पाकिस्तान की और मदद का हाथ बढ़ाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत की तरह पाकिस्तान को भी सस्ता तेल निर्यात करेगा। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक के अनुसार पाकिस्तान ने रियायत कीमतों पर रूसी कच्चे तेल की पहली खेप का ऑर्डर कर दिया है। इस डील से भुगतान संकट और गंभीर रूप से विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को कुछ राहत मिलेगी। मंत्री मुसादिक मलिक के अनुसार इस सौदे के तहत पाकिस्तान रूस से केवल कच्चा तेल खरीदेगा। पाकिस्तान रूस से रिफाइंड ईंधन नहीं खरीदेगा। इस डील के बाद रूस से पाकिस्तान की तेल आयात प्रतिदिन 1 लाख बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान का रूस से कच्चा तेल खरीदना रूस के लिए भी फायदे का सौदा है। रूस को पाकिस्तान के रूप में एक नया खरीदार मिला है। भारत और चीन के बाद पाकिस्तान तीसरा देश होगा जो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करेगा। यूक्रेन से युद्ध के कारण पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके अलावा रूसी कच्चे तेल पर भी प्राइस कैप लागू है। अमेरिका के नेतृत्व में G7 और पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाकर उसकी कीमत $60 प्रति बैरल तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारत संघ क्रिकेट के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, जिसमें पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। उसके बाद अब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का बयान आया है। नजम ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के लिए हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है। पाकिस्तान ने यह सुझाव तब दिया है जब कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि इस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को अपने मैच घरेलू मैदान पर खेलने चाहिए, वहीं भारत को अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने चाहिए। नजम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच भी भारत से बाहर होने चाहिए। दरअसल 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होना है। न्यूज एजेंसी के खबर के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री अगले महीने गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा आएंगे। ऐसे में पीसीबी के चेयरमैन उम्मीद जता रहे हैं कि एससीओ की बैठक में बातचीत से एशिया कप पर कुछ फैसला हो सकता है। सेठी को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कोई न कोई रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।